हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 10th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से और कूलम्स लॉ के मदद से हम लोग गॉस लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। सॉलिड एंगल्स के कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ को कैसे प्रूव किया जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसको गॉस लॉ के मदद से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गॉस लॉ क्या है, यहां से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहेंगे, is 1/epsilon naught times the charge enclosed within the surface. Mathematically, Gauss law is expressed as E dot ds is equals to Q enclosed by epsilon naught. यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो नेट फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, उसका वैल्यू अंदर में जो चार्ज है Q enclosed डिवाइडेड बाई epsilon naught के बराबर होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये डिस्कस किए थे। तो किसी सरफेस से फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना हो तो E डॉट ds यहाँ स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा लेना है कि पूरा क्लोज सरफेस आ जाए, यानी कि इस क्लोज सरफेस को ही हम लोग गॉसियन सरफेस करें। किसी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान देना है। मान लीजिए ढेर सारा अगर हम लोग चार्ज लेते हैं यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे, और कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। सरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा क्लोज्ड एरिया बनाना जिसके अंदर कुछ चार्ज हो, कुछ चार्ज यहाँ पे बाहर है। तो यहाँ पे जब हम E डॉट ds कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, कोई भी छोटा सा स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेंगे। यहाँ मान लेते हैं Q1 है, इधर Q2 है, ये Q3 है। तो Q1 के कारण यहाँ पे कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगा। इस छोटे से स्मॉल एरिया से अगर फ्लक्स देखना हो हम लोग को, तो सबसे पहले यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें Q1 है तो इस Q1 के कारण कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगा, Q2 के कारण कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगा, Q3 के कारण भी कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगा। इतना ही नहीं, ये Q4 जो है इसके कारण भी होगा, और ये Q5 जो है इसके कारण भी होगा, कुछ इस तरह से। तो ये सभी को हम लोग जब जोड़ देंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, जितने भी चार्ज है अंदर या बाहर, सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कुछ चार्ज के कारण फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, कुछ के कारण अंदर आ रहा होगा। जो नेट सम है वो चार्ज इनक्लोज्ड को बताएगा। तो हमको सभी को कंसीडर करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों के कारण करेंगे। पर जो Q एनक्लोज्ड है, यहाँ पे Q एनक्लोज्ड या Q इन भी लिखते हैं हम लोग इसको, Q एनक्लोज्ड जो है इसमें हमको सिर्फ लेना है अंदर के चार्ज को, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें ये भी हो सकता है, ये भी संभावना है कि Q1, Q2, Q3 में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ ही इसको ऐड करना है। टोटल सम पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर टोटल सम पॉजिटिव आ रहा है तो इससे पता चलेगा कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कुछ फ्लक्स या नेट फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है। और अगर Q एनक्लोज नेगेटिव आता है तो उससे पता चलेगा कि जो नेट फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, जो E हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर और बाहर के जो भी चार्ज है सभी के कारण है, और यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हैं वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज को ले रहे हैं। ठीक है, तब ये हमको नेट फ्लक्स बता रहा है, और नेट फ्लक्स का जो अमाउंट है वो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे तो गॉस लॉ इंडिपेंडेंटली दिया गया है, गॉस के द्वारा दिया गया है, पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसको हम लोग
कूलम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। यानी कूलम्स लॉ में चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है, यहाँ ध्यान आप देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में एक रिलेशन है, ठीक है। हम लोग इसके पहले देखे हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके आसपास के सराउंडिंग के चार्ज के कारण होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में जो रिलेशन है उसको हम लोग कूलम्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। और वही सेम रिलेशन यहाँ गॉस लॉ से भी मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच। तो दोनों से जो रिलेशन आता है वो सेम आता है। तो ऐसे केस में दो लॉ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसा देखा गया कि जो गॉस लॉ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको हम लोग कूलम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी लॉ को दूसरे लॉ से प्रूव नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो थ्योरम माना जाएगा। तो गॉस लॉ को थ्योरम कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले दिया गया है और इंडिपेंडेंटली दिया गया, इसलिए इसको हम लोग थ्योरम ना कह के लॉ ही कहते हैं आज भी, और दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। हाँ, अगर इसके एप्लीकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गॉस लॉ के मदद से कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश करना ज्यादा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। तो कुछ जगहों पे हम लोग की मजबूरी होती है कि वहां गॉस लॉ का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोनों को समझना है और दोनों का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको भी ध्यान रखना है। अब ये गॉस लॉ से जो रिजल्ट है वो कूलम्स लॉ के जो रिजल्ट है उसके बराबर कैसे है, ये कैसे प्रूव करेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में समझते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, ये यूनिट एंड मेजरमेंट में भी आप लोगों को क्लास 11th में बताया गया होगा। यहाँ एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप का होगा। यहाँ पे कोई एरिया लिए हैं, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, इसके चारों तरफ से लाइन को ला करके एक पॉइंट पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल शेप का जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो है ये सॉलिड एंगल कहलाता है। इसको हम लोग जनरली ओमेगा या स्मॉल एरिया है तो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सॉलिड एंगल है वो एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लेते हैं। पर कुछ केसेज में ये एरिया अगर एग्जैक्टली ऐसे ये जो रेडियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ना हो, ये कुछ ऐसे दूसरे डायरेक्शन में लिया जाए तो एरिया बड़ा हो जाएगा पर एंगल तो नहीं चेंज हो रहा है। तो वैसे केस में हम लोग इस एरिया को ना लेकर के इस एरिया को ऐसे कर स्लाइंट ले ले, तिरछा ले ले, तो फिर इस केस में एरिया के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन लेते हैं जो एरिया वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेडियल डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल ले लेते हैं। और वैसे केस में हम ये एरिया को आर से ना डिवाइड करके इसका प्रोजेक्शन लेते हैं जो इस तरफ आएगा। अगर इसको हम लोग डी ए कह रहे हैं तो इस तरफ जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ डी ए के जगह पे डी ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो हम लोग इसको डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखेंगे अगर जनरलाइज्ड केस लेना है तब। यानी कि एरिया अगर नहीं पता है कि वो रेडियल डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर है या किसी और एंगल पे है तो हम लोग सीधे इस फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये एरिया बहुत बड़ा है, हर जगह ये एंगल चेंज हो रहा है, तब वैसे केस में क्या करेंगे कि हम लोग डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेते हैं जितना एरिया दिया गया है। हर स्मॉल एरिया के लिए एंगल कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे, तो इससे हम लोग को टोटल सॉलिड एंगल मिलता है। ये सॉलिड एंगल जो है उसके लिए एरिया इस तरह से सर्कुलर पार्ट ही लेना जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये सर्कुलर सॉलिड एंगल है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल भी अलग अलग टाइप का और अलग अलग शेप का हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि सॉलिड एंगल अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए लिया जाए तब क्या होगा। जैसे ये छोटा सा मान लेते हैं, यहाँ पे एक एरिया लिए है, इसका इस पॉइंट पे एंगल देखना है तो हम लोग इसके चारों तरफ वाले लाइंस को मिला लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल है। पर इस एरिया को अगर हम बड़ा करते जाते हैं, इस एरिया को ऐसे बड़ा कर लेते हैं और तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो और बड़ा हो जाएगा। और इसको अगर ऐसे बड़ा करते जाए, इस तरफ ले जाए, ये इधर क्लोज होने लगा, तब ये जो एंगल होगा, इसको हटा दें, ये जो एंगल होगा वो यहां से यहां तक पूरा होगा।
और इसको पूरी तरह अगर क्लोज कर दे तो दोनों ये लाइंस, जितने भी लाइंस होंगे वो सब आके एक पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ये क्लोज्ड सरफेस का टोटल एंगल कहलाएगा। तो क्लोज सरफेस के लिए जब ये पॉइंट अंदर में लेते हैं तो उसका टोटल एंगल, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो स्फीयर का जब पार्ट है तब ये रेडियल डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो cos थीटा में थीटा की वैल्यू 0 ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू जब 0 लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और वैसे केस में इंटीग्रेशन ऑफ DA बाई आर स्क्वायर रह जाता है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे क्लोज सरफेस के लिए तो एंगल क्या बताएगा, ऊपर का इंटीग्रेशन होगा, आर तो सबके लिए कांस्टेंट है, टोटल एरिया कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी सॉलिड का जो सरफेस एरिया है टोटल क्लोज सरफेस एरिया वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो जो टोटल एंगल मिलेगा वो 4 पाई मिलेगा। तो इसी में अगर एक बात आती है, ये पॉइंट बाहर हो और ये जो एरिया है इसको हम लोग बड़ा करते जा रहे हैं, ये बड़ा होते 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 मान लेते हैं ये इधर आ गया, तो ये जो एंगल है वो यहीं से यहीं लिया जाएगा। जैसे ये एंगल पहले तो जब एरिया यहां तक लेंगे तो ये एंगल बड़ा है, लेकिन जब ये एरिया धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये अगर पूरी तरह क्लोज हो गया, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ये जो एरिया था पहले, इसके कारण जो सॉलिड एंगल बन रहा था वो तो कुछ अमाउंट यहां पे बता रहा है, पर जब ये बड़ा होकर के ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है, जब ये क्लोज हो गया यहाँ पे एकदम छोटा सा बचा, तो ये सारे लाइंस आके क्या होगा, एक ही जगह मिल जाएगा। तो वैसे केस में जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा। क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल जो है 4 पाई भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 4 पाई कब होगा, इसको सीधा सीधे ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो सॉलिड एंगल ऑफ क्लोज सरफेस ले रहे हैं वो पाई होगा। हम लोग कहेंगे इफ पॉइंट इज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। और ये 0 कब होगा, 0 होगा इफ पॉइंट इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के बाहर अगर पॉइंट लेते हैं तब हमेशा उस क्लोज सरफेस का जो एंगल होगा उस पॉइंट पे वो 0 होगा। इसके लिए ये जो सरफेस है वो स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। कोई भी शेप का क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है। बाहर के किसी भी पॉइंट पे इसका जब एंगल मेजर करेंगे सॉलिड एंगल, तो यहाँ से जितने भी लाइंस इस पॉइंट तक पहुंचेगा वो सब पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल होगा वो 0 होगा। उसी तरह किसी भी शेप का कोई क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस क्लोज सरफेस के कारण जो टोटल एंगल होगा अंदर वाले पॉइंट पे वो 4 पाई लेना है, ठीक है। तो ये सब जगह वैलिड है, इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग गॉस लॉ के प्रूफ पे। गॉस लॉ को कैसे प्रूव करना है, तो गॉस लॉ के लिए यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि ढेर सारा पॉइंट चार्ज लिया गया है, Q1, Q2, Q3 ऐसे एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के अंदर एक टोटल चार्ज जो है वो QT है, मतलब 1 से लेकर के T तक टोटल चार्ज है। कुछ चार्ज बाहर है, QT के बाद QT+1, T+2, T+3, T+4, T+5 ऐसे करते हुए N तक टोटल चार्ज है। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, Q1 से लेकर के Qn तक, जिसमें Q1 से QT तक अंदर का चार्ज है और T+1 से लेकर के Qn तक बाहर चार्जेज हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये गॉसियन सरफेस जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये क्लोज सरफेस है। 2D में हम लोग एक लाइन से इसको दिखाते हैं, पर ये चारों तरफ से पैक्ड है।
इसको लिखना कैसे है, कह रहे लेट Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट अप टू Qn चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंड अराउंड ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये किसी क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर और बाहर ये इतने सारे चार्जेस हैं टोटल मिलाकर के। अब गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा वो चेक करना है कितना होता है, ठीक है। नेट फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। इस छोटे से स्मॉल एरिया से जो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 है, Q4 है, ऐसे करके जितने भी चार्जेस हैं सबके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, इधर से जो चार्ज है इसका, इधर से जो चार्ज होगा इसका फील्ड इंटेंसिटी, ये सबका जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा ई जो लिया जाएगा वो अंदर और बाहर के जितने भी चार्जेस है सबके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगा सबको ऐड करके लेते हैं। इस स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स होगा यानी जो d होगा वो E डॉट dA के बराबर होगा। और अगर हम लोग पूरे क्लोज सरफेस के लिए लेंगे, नेट फ्लक्स की बात जब करेंगे, नेट फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल्स टू वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA कहलाता है। अब यही चेक करना है कि ये जो नेट फ्लक्स है E डॉट dA वो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है या नहीं। अगर ये उसके बराबर है तो प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है E, वो सभी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका नेट सम है। इसको आगे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। E के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E के जगह पे E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू E के जगह पे E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस ET लिए हैं, अंदर का जितना चार्ज है उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में जो बाहर के चार्जेज हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जोड़ते जा रहे हैं, ET प्लस 1 ET प्लस 2 डॉट 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 EN तक। तो ये टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डॉट DA करेंगे तो आपको इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो स्मॉल एरिया से फ्लक्स है वो मिल जाएगा। इसी का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टोटल क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है वो आपको मिल जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि जहां सम और डॉट प्रोडक्ट दोनों आ जाए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इन सबको ऐड करके डॉट प्रोडक्ट लीजिए DA के साथ, या सबके साथ DA का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और फिर उसके बाद एडिशन कीजिए, रिजल्ट सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ DA का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे इसको E1 डॉट DA लिख सकते हैं प्लस E2 डॉट DA लिख सकते हैं। सबका इंटीग्रेशन में भी क्या होता है कि सम है बहुत सारे फंक्शन का, तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करके ऐड कर देते हैं रिजल्ट को। तो वही काम कर रहे हैं, E डॉट DA का इंटीग्रेशन लिए अलग, प्लस E डॉट DA का इंटीग्रेशन किए, फिर प्लस ऐसे करते हुए ये जाना है अप टू T तक। ये सॉरी यहाँ पे ET है, अंदर वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके कारण फ्लक्स ऐड कर दिए, और बाहर वाला जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबके कारण भी फ्लक्स को जोड़ना है, तब जाके हमको नेट फ्लक्स मिलेगा। तो ये हम लोग इस तरह से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिए और फिर इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिखें। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, E डॉट DA जो है वो E DA cos थीटा को बताएगा। तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो E DA cos थीटा 1। अब मान लीजिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, तो DA के साथ जो एंगल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पहले वाले का एंगल लिए थीटा 1, दूसरे वाले का थीटा 2, तीसरे वाले का थीटा 3, ऐसे करते हुए ये जो TH है उसके साथ जो एंगल है उसको हम लोग थीटा T मान ले रहे हैं। उसी तरह थीटा T1 हो गया ET1 और DA के बीच का एंगल। तो सबके लिए ऐसे हम लोग एक्सपैंड करके लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं गॉस लॉ पे, और गॉस लॉ के हिसाब से हर पॉइंट चार्ज का जो फील्ड इंटेंसिटी उसको बताया जा सकता है। उस पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम लोग KQ/R² वाले फॉर्मूले से फील्ड इंटेंसिटी आसानी से बता सकते हैं। तो सबके जगह क्या लिखना है, ये Q1 चार्ज के कारण है तो इसको हम लोग KQ1/R1 का स्क्वायर, इसको KQ2/R2 का स्क्वायर ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो सभी फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है
उसका चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, ये हम लोग एक बार उसको एक बार हम लोग कूलम्स लॉ के इस्तेमाल से E का रिलेशन Q के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, ये कहीं पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ, इसको ऐसे लिखें, कूलम्स लॉ से हम लोग क्या करते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने किया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू कितना है, इसको हम लोग 1/4π भी लिखते हैं इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सब में k है या सब में 1/4π है, तो सबको एक बार हम लोग बाहर ले लिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है। और q बाई R1 का स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे k Q2 बाई R2 का स्क्वायर है, इसमें k का वैल्यू यहाँ पे बाहर ले लिया गया है। तो इस तरह से सबको हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में ध्यान देंगे आप, तो ये जो चार्ज है वो कांस्टेंट है पूरे सरफेस एरिया के लिए। जब हम लोग इंटीग्रेशन पूरे सरफेस एरिया के लिए करते हैं तो उसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर के बाकी जो टर्म बचा dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब आप ध्यान देंगे, चाहे तो इसको एक बार और हम लोग ऐसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे QT नीचे लिखना है, QT इंटू dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो थीटा है सबके लिए अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, थीटा 3 है, ये भी वेरिएबल है, थीटा सभी चार्ज के लिए अलग अलग होगा। ये t+1 है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 2 है, t+2 है, थीटा n है। यहाँ पे भी वही सेम चीज रिपीट करेंगे, यहाँ आप करेक्ट कर लेंगे, मुझसे छूट गया था, थीटा 1, थीटा 2, ये थीटा t है, tth टर्म को जब लिख रहे हैं तो ये t+1 होगा, थीटा t+2, t+n, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, एरिया इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का जो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है, वो किसी क्लोज सरफेस के कारण जो सॉलिड एंगल बनता है किसी पॉइंट पे, उस सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखिए कि ये किस पॉइंट को बता रहा है, जहां पे पॉइंट चार्ज QA है, और QA कहाँ है, सरफेस के अंदर है। तो किसी भी सरफेस के अंदर, कोई भी सरफेस लेते हैं, उसके अंदर अगर पॉइंट है, तो ये dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना रिजल्ट देगा, 4π देगा अंदर वाले पॉइंट के लिए, और बाहर के किसी पॉइंट के लिए जो एंगल आएगा टोटल, जो कि dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करके आता है, वो 0 आएगा हमेशा। ये Q1 Q2 से लेकर के QT तक का जो पॉइंट है वो अंदर है, तो इन सब का इंटीग्रेशन 4π आएगा। जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है वो 4π होता है, और किसी क्लोज सरफेस के कारण अंदर वाले पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल बनता है। तो यहाँ सभी जगह पे 4π आएगा, और इन सब का जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट पे क्लोज सरफेस का जो टोटल एंगल होगा वो 0 होगा। ये जब 0 हो गया तो ये सबका सम 0 हो गया, 0 से इसको मल्टीप्लाई किए, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे सबके जगह 4π रखेंगे, 4π चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं, 4π सब में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ अप टू QT तक, और यहाँ 4π को 4π से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1/ε0 इंटू जो अंदर का चार्ज है उसके बराबर आया, जो नेट फ्लक्स है φ Q एनक्लोज्ड बाई ε0 है। यानी जो शुरू में हम लोग गॉस लॉ में लेके चल रहे थे, ये जो नेट फ्लक्स है E डॉट dA का क्लोज्ड इंटीग्रेशन वो Q एनक्लोज्ड बाई ε0 के बराबर आएगा। तो ये जो गॉस लॉ था वो हमारा प्रूव हो गया।
गॉस लॉ में हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे जो कूलम्स लॉ से हम लोग के पास रिजल्ट है ऑलरेडी कि KQ/R² रखना, उसी रिजल्ट का इस्तेमाल किया और देखे कि उससे इसको प्रूव किया जा सकता है। तो गॉस लॉ को हम लोग चाहे तो कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, इसको हम लोग कूलम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। पर इस रिजल्ट का बहुत इस्तेमाल है, इस रिजल्ट के इस्तेमाल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, जब भी गॉस लॉ की बात आएगी तो एक ही पॉइंट याद रखना है कि किसी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। और जो नेट फ्लक्स है वो E.ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर और बाहर सभी वाले चार्ज के कारण होगा। अगर आप ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहां से E और Q में रिलेशन मिल जाता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, या नेट फ्लक्स पता करना है किसी सरफेस से तब भी हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं जनरली। कोई सरफेस दिया हुआ है, उस सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होगा ये पूछेगा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस तरह का सवाल होगा। दोनों में गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। एक में फ्लक्स बताने के लिए Q/ε0 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो E.ds का वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कि उसी सरफेस पे वो पॉइंट आए और उस सरफेस के मैक्सिमम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जो उस पॉइंट पे है। तो सरफेस के सभी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा तो वहां से सीधे ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके E और A.da का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इधर Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है ही, तो Q और E में रिलेशन मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट E की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं। याद क्या क्या रखना है, गॉस लॉ के मदद से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी E और चार्ज के बीच रिलेशन पता कर सकते हैं, और साथ साथ किसी क्लोज सरफेस से अगर नेट फ्लक्स पता करना है तो नेट फ्लक्स भी पता कर सकते हैं। तो यही जनरली दो तरह का सवाल होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया गया है Q, ये एक स्क्वायर सरफेस है, नीचे का ये जो लेंथ है वो भी A है और यहाँ जो लेंथ है वो भी A है। ये स्क्वायर है पर 3 डायमेंशनल फिगर, इसलिए दोनों का साइज जो है अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो इस तरह से लिया गया है, बोर्ड के प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है। ये स्क्वायर नहीं है एग्जैक्टली, पर फिगर में जो दिया गया है उसको आपको स्क्वायर लेकर के चलना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो A/2 है सिर्फ। तो इससे जो नेट फ्लक्स होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ से फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास होगा। आपको याद होगा फ्लक्स में हम लोग बताए थे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किसी एरिया से पास करता है, वही नंबर का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो फ्लक्स को बताता है। यहाँ एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस के बराबर फ्लक्स नहीं है, पर नंबर ऑफ लाइंस जो है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ये कह सकते हैं। जिसमें फ्लक्स ज्यादा, वहां नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास कर रहा होगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका तो है कि E.da करें, पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ थीटा सबके लिए अलग अलग होगा और हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगा, थीटा भी अलग अलग होगा और आर भी अलग अलग होगा। इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको क्लोज सरफेस बनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं इस तरह से। अब आप ये देख सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस में ये क्यूबिकल शेप का हो गया, ये भी A है, ये लेंथ भी A है, ये भी A है, ये A है, तो ये पूरा क्यूब बन गया। और ये चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पे है। तो जितना फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस से निकलेगा उतना ही इससे भी निकलेगा। तो भाई सिमेट्रिकल है, सब तरफ से फ्लक्स क्या होगा, बराबर निकलेगा। और टोटल सरफेस कितना है, किसी क्यूब में टोटल सरफेस कितना होता है, ऊपर का एक, नीचे का एक आगे का एक, पीछे का 4 हो गया, इधर लेफ्ट राइट मिला करके 6 हो गया। टोटल 6 सरफेस है, हर एक सरफेस से फ्लक्स बराबर जा रहा है। नेट फ्लक्स जो है वो कितना है, वो Q/ε0 है। तो किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो Q एनक्लोज्ड जो है वो तो Q के बराबर है बाई ε0। ये टोटल फ्लक्स है सभी सरफेस से, क्लोज सरफेस से।
क्लोज सरफेस को हम लोग 6 भाग में बांटे, 6 पार्ट से जो 6 सरफेस है सबसे बराबर बराबर फ्लक्स निकल रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आया फ्लक्स, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे करके हम लोग आसानी से तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेट फ्लक्स है यहाँ E.dA करने की जरूरत नहीं है, नेट फ्लक्स ही पूछ रहा था। 6 सरफेस से नेट फ्लक्स Q/ε0 होता है, Q एनक्लोज्ड बाय ε0 होता है। यहाँ एक ही चार्ज जो क्लोज सरफेस लिया उसमें एक ही चार्ज आया है, तो अंदर का जो चार्ज है वो Q हो गया डिवाइडेड बाय ε0, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। उसको 6 से डिवाइड कर दिए तो हर एक साइड से जो फ्लक्स निकल रहा है वो मिल जाएगा। तो हमको किसी एक साइड से फ्लक्स चाहिए था, तो ये आंसर होगा। इसी तरह का सवाल जनरली इस पे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू पॉइंट चार्ज शोन इन फिगर। यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा। अब यहाँ पे एक समस्या है, ये जो पॉइंट चार्ज है वो पूरी तरह क्यूब के अंदर नहीं है। अगर पूरा अंदर होता है तो नेट फ्लक्स जो है Q/ε0 लेते हैं, ठीक है, पूरी तरह अंदर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमको एक ऐसा सरफेस बनाना होगा जिसके अंदर ये आए, तो उस पूरे सरफेस से नेट फ्लक्स Q/ε0 लिया जाएगा। तो पूरा सरफेस बनाने के लिए और ऐसा करना है कि इसी तरह का शेप जोड़ जोड़ के इसको इसके अंदर ले आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से शेप को तैयार करते हैं। इसमें अब आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, और ऐसे ही कितने क्यूब हो गए, ऊपर 4 और नीचे 4, 8 क्यूब है। तो जितना इस क्यूब के से फ्लक्स निकलेगा उतना ही इससे निकलेगा। और सिर्फ यही 2 नहीं, जितने 8 हैं, 8 के ये सिमेट्रिकल है, तो सभी 8 क्यूब से बराबर बराबर फ्लक्स निकल रहा है। और नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स जो है वो Q/ε0 है। तो 8 क्यूब है, 8 क्यूब का मिलाकर कितना है, किसी एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/8ε0। ये आंसर होगा। एक और तरीका था इसको सोचने का, दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ऐसे देखिए। इसको हम लोग ऐसे यहां देख सकते हैं कि ये कोई स्फेयर का गोला है, इसको हम लोग ऐसे काटते हैं तो ये आधा आधा कट जाता है। ये इसका आधा हिस्सा जो है वो ऊपर रह गया, आधा जो नीचे है उसमें भी जब हम लोग इसको ऐसे काटेंगे, आधे का आधा हिस्सा काटेंगे तो, और ऊपर से आधा काट दीजिए, तो ये आधा हिस्सा, ये ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो तो बाहर है, इस क्यूब के अंदर नहीं है। और नीचे का जो आधा हिस्सा है उसका भी हाफ पार्ट इधर जो है, इधर वाला पार्ट वो इस क्यूब में नहीं है। अब ये जो हिस्सा बचा इसमें भी आप देखेंगे तो पूरा पार्ट इसमें नहीं है। ये जो सामने आपको फेस के बाहर जो दिख रहा है उसको भी काट के निकालना होगा। तो इसको ऐसे बीच से ऐसे काटेंगे, जैसे ये सेब है, सेब को हम वैसे पहले इधर वाला हिस्सा जो है, बाहर वाला जो हिस्सा है उसको काट के बाहर निकाल लिए हैं, और उसके बाद जो पीछे का हिस्सा बच गया उसको भी 4 भाग में बांटे, उसका ये हिस्सा आया। यानी ये जो हिस्सा लगा है इसके अंदर जो आया है 1/8 पाथ ही है। तो जो चार्ज है उसका 1/8 ही क्यूब के अंदर है। तो जो नेट चार्ज हो गया वो Q/8 हो गया। तो नेट चार्ज Q/8 हो गया डिवाइडेड बाय ε0, यही 5 होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, यह आसान तरीका हमारे लिए ये था। यहाँ पे हम लोग दिखाया कि ये 8 क्यूब से घिरा हुआ है, हर एक क्यूब से बराबर बराबर फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स Q/ε0 होता है। और इसी Q/ε0 को 8 हिस्से में बांट दिए हैं, तो एक क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा है वो Q/ε0 डिवाइडेड बाई 8 होगा। ऐसा ही एक सवाल और है, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इस चार्ज के कारण जो दिया हुआ क्यूब है उससे नेट फ्लक्स बताइए। तो भाई ये जो चार्ज है वो पूरा इस क्यूब के अंदर तो है नहीं, ठीक है, तो इसको क्लोज सरफेस के अंदर लाने के लिए इसको इस तरह से कुछ और ड्राइंग को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब आप देखिए पूरी तरह से अंदर आ गया, और ये बिल्कुल सेंटर में है। इधर से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स इधर वाले से निकलेगा बाहर, और कुछ फ्लक्स इधर से बाहर निकल रहा है और कुछ इधर से। सिमेट्री के हिसाब से आप देखेंगे, बात करेंगे तो चारों से जो फ्लक्स निकलेगा वो बराबर बराबर निकलेगा। और नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, Q/ε0। इस नेट फ्लक्स को 4 भाग में बांट देंगे तो हर एक भाग जो है किसी एक क्यूब से फ्लक्स को बता रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसमें एक सवाल और हम लोग लेते हैं। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एज शोन इन फिगर। ये पॉइंट चार्ज है, ये स्फेयर का एक हिस्सा है, इससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा।
अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये एक सेंट्रल लाइन है, एक तरफ ये एंगल 60 डिग्री है और इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब इससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा? भाई इससे फ्लक्स तो चारों तरफ है, हर तरफ फ्लक्स निकल रहा है, पर वही फ्लक्स बताना है जो इससे पास कर रहा होगा। तो पूरा स्फीयर लेंगे तो उससे हमको पूरे स्फीयर से जो फ्लक्स निकलेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इस इतने हिस्सा से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगा ये बताना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आइए एक काम करते हैं। ये जो फ्लक्स है वो पूरा कितने से निकल रहा है, वो टोटल एंगल जो 4 पाई बनता है सॉलिड एंगल, पूरा स्फीयर जब ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई होता है, तो 4 पाई से निकलेगा। इसका जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना है, तो इसका ये एंगल जो दिया गया है ये प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल नहीं है। एक रिलेशन आपको याद रखना है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में, ये सॉलिड एंगल है इज इक्वल टू होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्लेन एंगल है, स्फीयर का कोई एक किनारा इस सेंट्रल लाइन से जो एंगल बनाता है प्लेन एंगल, वो और ये जो सॉलिड एंगल बनेगा उसके बीच का ये रिलेशन है। तो ये एंगल दिया हुआ 60, तो जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एग्जैक्टली कितना है, ये ओमेगा लिख रहे हैं हम लोग। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि ओम जो भी इसको पढ़ते हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, पर यहाँ हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे, ये स्मॉल ओमेगा है। 2 पाई कॉस थीटा की वैल्यू कितना लेना है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया टोटल एंगल पाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 पाई एंगल से टोटल फ्लक्स जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो पाई से कितना होगा, यानी जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है क्लोज सरफेस से उसका ये 1/4 बन रहा है, तो जो फ्लक्स है वो भी 1/4 होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा इस वाले से जो नेट फ्लक्स निकल रहा है ये फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स है उसका 1/4 हिस्सा है, ये नेट फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे एक बेसिक बात जो समझनी है कि ये वाला आपको अभी भी डाउट लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आज तक फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं सब डिराइव किए हैं, सबको समझे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो इसको भी समझते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में ये रिलेशन कैसे आया है। आइए सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच जो रिलेशन है उसको यहाँ समझते हैं। ये इसका सेंटर है मान लेते हैं, ये सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, इस पे एक हम लोग पतला सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं इस तरह से। ये सर्कुलर स्ट्रिप है, इसको अंदर से आप देखेंगे तो ऐसे सर्कल का एक हिस्सा दिखाई देगा। ये सर्कुलर स्ट्रिप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ ये जो एंगल है वो थीटा एंगल बना रहा है और इसका जो थिकनेस है ये जो थिकनेस है वो डी थीटा एंगल बना रहा है मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल जो है वो थीटा है। ये रेडियस है आर। ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप के कारण यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना होगा उसको कैसे देखेंगे। तो इस स्ट्रिप के कारण जो सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये रेडियल डायरेक्शन में जो भी यहाँ से ऐसे देखेंगे ये रेडियल डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो डी ए कॉस 0 हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस स्ट्रिप का सेंटर से जो दूरी है वो आर होगा हर जगह, इसको हम लोग डी ए बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एरिया कितना है पहले ये समझे। इस एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो ये एरिया को पूरा स्ट्रिप को खोल दिया जाए तो ये सर्कुलर स्ट्रिप जो है हमारा इस तरह से तैयार दिखेगा। इस स्ट्रिप को पूरा खोला जाए फ्लैट, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं स्मॉल आर है, ये 2 पाई आर लेंथ दिखाई देगा और थिकनेस दिखाई देगा। ये थीटा है, डी थीटा एंगल बना रहा है थिकनेस, तो यहाँ का जो थिकनेस है ये आर्क लेंथ के बराबर होगा, आर डी थीटा के बराबर होगा, ये आर डी थीटा के बराबर है। तो इसका टोटल एरिया क्या है ये हम लोग बता सकते हैं। इस स्ट्रिप का टोटल एरिया स्मॉल आर जो है ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री बनाता है।
तो इसको हम लोग ये जो स्मॉल आर है उसको लिख सकते हैं कैपिटल आर और साइन थीटा। इसको हम लोग 2 पाई आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो एरिया उसके जगह पे क्या लिखना है, एरिया की जगह लिखना है ये लेंथ इंटू चौड़ाई, यानी 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर ऊपर भी आर स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे डी ओमेगा है, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ये जो एरिया निकला है आप देखेंगे ये स्फीयर का जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये जो छोटा सा स्ट्रिप है इसके कारण ही निकला है, ये पूरे हिस्से के कारण नहीं निकला। हमको क्या चाहिए, यहां से लेकर के थीटा एंगल तक ये जो पूरा एरिया रहा उसके कारण एंगल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, टोटल एंगल के लिए इंटीग्रेट करना होगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा को, थीटा जहां 0 से लेकर के थीटा तक लेना होगा। तो ये जितने स्ट्रिप बन रहे हैं सबका सॉलिड एंगल का सब मिल जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखना है 0 से थीटा, आप यहाँ पे 2 पाई माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। यही रिलेशन था जो हम लोग इस्तेमाल किए थे। ऐसे कई जगहों पे इसका जरूरत पड़ सकता है जहां सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे वहां पे भी जरूरत पड़ेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे फिजिक्स में और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच ये जो रिलेशन है वो कहीं पे भी काम आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई और मन में सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।